एवरीवन, इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे एसी जनरेटर। डियर स्टूडेंट्स, आपने जनरेटर का नाम डेली लाइफ में सुना होगा और आपने देखा भी होगा। मोस्ट प्रोबेबली आपने आपके स्कूल में जनरेटर सेट देखा होगा, राइट। इसी प्रकार से हमारे घर में जब कोई फंक्शन होता है तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के अरेंजमेंट के लिए जनरेटर सेट का जनरेटर को अरेंज करते हैं। तो जनरेटर को आपने देखा होगा, जनरेटर का जो मिस्त्री है, जो मैकेनिक है, वो क्या करता है, उसमें एक शेफ्ट होती है और इस शेफ्ट को हैंडल से घुमाता है। जैसे यहाँ डायग्राम में देखो, यहाँ पर दिस इज द शेफ्ट, ये जो दिखा रखी है मैंने सेंट्रल लाइन, ये शेफ्ट है। इसको जो मैकेनिक क्या करता है, हैंडल से इसको घुमाता है, राइट। तो बेसिकली क्या करता है, वो कुछ ना कुछ मैकेनिकल वर्क करता है और उस मैकेनिकल वर्क की कॉस्ट पे क्या होता है, हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। उसी प्रकार से यदि हम जो हाइड्रोलिक पावर स्टेशन की बात करते हैं तो वहाँ पर जो जनरेटर होता है उसमें यहाँ पर क्या लगे होते हैं, टरबाइन्स लगे होते हैं। इन टरबाइन्स पे क्या करते हैं, हम वाटर को फॉल करते हैं। जब ये टरबाइन रोटेट करेंगे तो इसके साथ में ये जो ABCD, जिसको हम आर्मेचर कहते हैं, इसकी अभी हम बात करेंगे, ये रोटेट करती है, राइट। उसी प्रकार से यदि हम स्टीम वाले जनरेटर की बात करेंगे तो वहाँ पर क्या करेंगे, वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करते हैं और वो स्टीम क्या करती है, इस टरबाइन को रोटेट करवाती है, राइट। सो व्हाट इज जनरेटर? डेफिनेशन क्या होगी? इट इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब बात करते हैं इसका प्रिंसिपल। व्हाट इज द प्रिंसिपल? इट इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इट इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या होगा, देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। जब किसी कंडक्टर के साथ में हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेंगे तो क्या आती है, उस कंडक्टर के अंदर इंड्यूस्ड EMF या इंड्यूस्ड करंट आती है। सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज AC जनरेटर। अब बात करते हैं इसके कंस्ट्रक्शन और वर्किंग की। देखिए, इसकी बात करते हैं कंस्ट्रक्शन में क्या क्या होता है। फर्स्ट पार्ट इज आर्मेचर। व्हाट इज आर्मेचर, या इसको हम रोटर कॉइल भी कहते हैं। क्या होती है आर्मेचर? यहाँ पर देखो, दिस ABCD इज आर्मेचर। क्या होती है? इट इज a long copper wire which is winded over a laminated soft iron sheet। क्या करते हैं, देखो, इस प्रकार के हम कोई सॉफ्ट आयरन की सीट लेते हैं, दिस इज सॉफ्ट आयरन सीट, और इस सीट पे क्या कर रखा है, इंसुलेटेड कॉपर वायर, प्योर कॉपर जिसका रेजिस्टेंस काफ़ी कम हो, उस कॉपर वायर को इस सीट के ऊपर हम क्या कर देते हैं, वाइंड कर देते हैं। एंड इट हैव ए लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स, मतलब इसको कई बार हमने वाइंड कर दिया। इसका फ़ायदा क्या होगा कि when we will increase the number of turns, then we can say that we have increased the magnetic flux। मैग्नेटिक फ्लक्स को इंक्रीज करने के लिए इसके हम टर्न्स काफ़ी अधिक लेते हैं, राइट। ये तो हो गया हमारे पास में आर्मेचर। नाउ सेकंड जो पार्ट है, सेकंड पार्ट इज मैग्नेटिक फील्ड। सो टू प्रोड्यूस ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्या करते हैं, वी यूज टू पोल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। यहाँ पर हमने देखो, दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल। फंक्शन क्या होगा इनका, टू प्रोड्यूस ए वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड वी यूज टू पोल्स ऑफ ए इलेक्ट्रोमैग्नेट। दिस इज सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट इज स्लिप रिंग्स। देखो यहाँ रिंग्स कौन से हैं, ये जो आपको रेड कलर में दो सर्कल दिखाई दे रहे हैं, दीज आर नोन एज स्लिप रिंग्स। R1 एंड R2 आर स्लिप रिंग्स। क्या होती है ये, दीज आर मेड ऑफ मेटल एंड इनका जो फंक्शन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्लिप रिंग्स? क्या होगा, जब हम इस शेफ्ट को रोटेट करवाते हैं तो उसके साथ में ये जो आर्मेचर है ये भी रोटेट करती है। अब आर्मेचर के ये दोनों एंड, यहाँ पर क्या है, कॉपर, जो हमारी ये इंसुलेटेड कॉपर वायर है, इसके दोनों एंड है। क्या होगा, जब ये आर्मेचर रोटेट करेगी तो ये दोनों वायर भी क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। देखो, अब जब आर्मेचर रोटेट करती है तो इसके अंदर क्या आती है, इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड EMF। वो इसके लिए दोनों दो एंड हो गए, एक एंड ये हो गया, एक एंड हो गया। यदि डायरेक्टली हम यहाँ से दो वायर लगा के करंट को लेके आते हैं तो क्या होगा, जब ये आर्मेचर रोटेट करेगी तो उसके साथ में दोनों वायर हैं वो भी क्या होंगे, दे विल आल्सो रोटेट। और क्या होगा, एक दो रोटेशन के बाद में वायर तो टूट जाएगा। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, इसके दोनों एंड पे ये दो मेटल की रिंग लगा देते हैं, राइट। जब आर्मेचर रोटेट करेगी तो ये रिंग यहीं की यहीं रोटेट करती रहती हैं, राइट। दीज रिंग रोटेट्स विद रोटेशन ऑफ द
आर्मेचर कॉइल, राइट। थर्ड पार्ट हो गया हमारा रिंग्स। अब बात करते हैं फोर्थ पार्ट की। देखो नेक्स्ट पार्ट है ब्रूसेस। क्या होते हैं ब्रूसेस? ये जो हमारी रिंग है, रिंग्स के साथ में हम क्या लगाते हैं, ये ब्रूस लगाते हैं। और ये क्या होते हैं? दीज आर मेड ऑफ आइदर कार्बन और फ्लेक्सिबल मेटल प्लेट। क्या होता है? देखो इस प्रकार का सिस्टम होता है हमारे पास में। यहाँ पर देखो, यहाँ ये एक ब्रूस ये है, इसको हम बोलते हैं ब्रूस B1 और इसका नाम है ब्रूस B2। क्या होगा? जब ये आर्मेचर कॉइल रोटेट करती है तो उसके साथ में रिंग्स भी रोटेट करती हैं। अब रिंग्स और ब्रूस का कांटेक्ट इस प्रकार से किया जाता है कि ये ब्रूस हमेशा रिंग के साथ कांटेक्ट में रहे। तो ये जब रिंग रोटेट करेगी तो रिंग के साथ में किसका कांटेक्ट रहेगा? ब्रूस का। इसका मतलब हम करंट को क्या कर सकते हैं? रिंग से किस में लेके आ सकते हैं? ब्रूस से, और ब्रूस से इस एक्सटर्नल सर्किट में, या फिर एक्सटर्नल सर्किट से वापस किस में लेके जाना हो? इस ब्रूस में, और ब्रूस से किस में चला जाएगा? वापस इस आर्मेचर कॉइल में। तो कहने का मतलब क्या हुआ? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस ब्रूस? ब्रूस का फंक्शन क्या हुआ? आर्मेचर से करंट किस में आएगा? रिंग में, और रिंग में से किसके लेके आएंगे? ब्रूस से, और ब्रूस में किस में आ गया? एक्सटर्नल सर्किट में। सो फंक्शन ऑफ ब्रूसेस इज टू पास द करंट फ्रॉम आर्मेचर टू एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस, राइट। सो ब्रूस को हम डिफाइन कैसे करेंगे कि दीज आर टू फ्लेक्सिबल मेटल प्लेट और कार्बन रोड, राइट। देयर फंक्शन इज टू पास करंट फ्रॉम आर्मेचर टू एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस। इसकी वर्किंग को हम समझते हैं। आइए बात करते हैं हाउ डज इट वर्क्स। हम मान लेते हैं कि हमारे पास में ये जो आर्मेचर कॉइल है, इसका जो प्लेन है, इनिशियली इसका प्लेन हम मान लेते हैं इस प्रकार से है कि प्लेन ऑफ द आर्मेचर कॉइल इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, और आर्मेचर कॉइल का प्लेन हमने इस प्रकार से मान लिया। तो हमारा ये जो पोर्शन, ये कौन सा हो गया? ए बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। मतलब फ्रंट में जो आ रहा है वो ए बी है। नाउ इफ दिस आर्मेचर कॉइल इज रोटेटेड, अगर हम इसको यूं रोटेट करते हैं, देन वी नो दैट मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होती है? वी कैन राइट मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू बी ए cos theta, right? If the armature coil is rotated with angular velocity omega, then we can write magnetic flux phi is equal to B A cos omega t, because angular displacement is angular velocity into time। ये होगा। Now if this coil rotates, तो क्या होगा? angular displacement theta changes। देखो मैं इनिशियली ये बात कर रहा हूँ, स्टार्टिंग में हमने इस जो आर्मेचर कॉइल है हमारी, इसका प्लेन यूं रखा हुआ है। तो इस केस में देखो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ थीटा? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एंड दिस इज एरिया वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ, और इसी डायरेक्शन में क्या होगा? हमारा एरिया वेक्टर। इट मीन्स थीटा इज 0। सो वी कैन सी दैट इनिशियली मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? मैक्सिमम है। नाउ इफ द कॉइल इज रोटेटेड, इस केस में थीटा कितना होगा? We can say that now theta is 90 degree again। if the armature is rotated continuously, तो उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा? value of theta changes। if theta changes then there is change in flux, right? so we know that if there is change in flux linked with the magnetic field, then there is induced EMF और induced current। तो क्या होगा? ये जो हमारी आर्मेचर ABCD, इसके अंदर क्या आएगा? induced current, right? now using Fleming left hand rule we find what will be the direction of current using Fleming right hand rule। हम यहाँ पर यूज करेंगे using Fleming right hand rule। किस प्रकार से करंट की डायरेक्शन होगी? देखो हम यूँ बात करते हैं इसकी कि जब इनिशियली हमारे पास में ये A, दिस इज B, सपोज आर्मेचर कॉइल इज रोटेटेड इन दिस वे, तो ए बी इज गोइंग डाउनवर्ड या इनवर्ड, और सी डी क्या आ रहा है? इट इज़ कमिंग अपवर्ड, राइट। तो हाफ रोटेशन के बाद में, आधे चक्कर के बाद में क्या होगा? जो ए बी यहाँ फ्रंट में था वो नीचे चला जाएगा और इसकी जगह क्या आ जाएगा? सी डी। तो पहले हाफ रोटेशन में व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट इन ए बी? वी यूज फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। क्या कहता है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल? यदि हमारे राइट हैंड की फर्स्ट फिंगर, सेंट्रल फिंगर और थंब, तीनों को इस प्रकार से स्ट्रेच करोगे, तीनों आपस में क्या हो? परपेंडिकुलर। फर्स्ट फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सेंट्रल फिंगर क्या बताएगी? डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। यदि थंब क्या बताए? मोशन ऑफ कंडक्टर।
नाउ वी नो दैट ए बी इज गोइंग इनवर्ड, तो अंगूठे को अपने अंदर की तरफ किया, फर्स्ट फिंगर किधर होगी देखो, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देन व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, सेंट्रल फिंगर विल गिव द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, सो वी कैन से दैट डायरेक्शन ऑफ करंट, अभी जो करंट होगा दैट विल बी फ्रॉम ए टू बी, बी से कहाँ आएगा, रिंग R1 में, रिंग से किस में जाएगा, ये जो हमारा ब्रूस B1 है, और B1 से किस में चला जाएगा, यहाँ पर क्या है हमारा ब्रूस B2, ब्रूस B2 से रिंग R2 में, और रिंग से किस में चला जाएगा वापस इस आर्मेचर कॉइल में। दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट फॉर फर्स्ट हाफ रोटेशन, राइट। सो देखो हम बात करते हैं फर्स्ट हाफ रोटेशन में क्या हुआ, डायरेक्शन ऑफ करंट इन द एक्सटर्नल सर्किट इज फ्रॉम B1 टू B2, ये राइट। आधे रोटेशन के बाद में क्या होगा, ए बी तो अंदर चला जाएगा और ऊपर क्या आ जाएगा, हम इसकी बात करते हैं सी डी। देखो इसको समझाने के लिए मैंने दूसरा डायग्राम बना दिया है, ये सिर्फ समझाने के लिए, आपको केवल एक डायग्राम ही बनाना है यदि एग्जाम में आता है तो। सो आधे रोटेशन के बाद में सी डी हमारा ऊपर आएगा, राइट। तो क्या हुआ देखो, जब ये आर्मेचर कॉइल रोटेट करेगी तो उसके साथ में ये जो रिंग्स हैं दीज आल्सो विल रोटेट। देखो यहाँ पर आप यहाँ ध्यान दो, अगर हम यहाँ बात करते हैं ये जो हमारी रिंग R1 है, इसमें ये जो आर्मेचर का जो एंड है ये इस डायरेक्शन में है, जब ये कॉइल रोटेट करेगी तो ये रिंग भी यूँ रोटेट करेगी। देखो ये जो लाइन यहाँ आ रही थी इस लाइन को हमने घुमा के इधर दिखा रखा है, इसका मतलब रिंग रोटेट करेगी, ब्रूश यहीं का यहीं रहेगा, ब्रूश का कांटेक्ट रिंग के साथ हमेशा बना रहता है। आर्मेचर रोटेट करेगी, रिंग रोटेट करती रहेगी, रिंग में से करंट किस में आता रहेगा, ब्रूश में से। इसी प्रकार से हम यहाँ बात करते हैं तो आर्मेचर के साथ में ये वाला जो एंड है रिंग का, ये यूँ रोटेट करता हुआ इधर आ जाएगा। देखो ये जो एंड जो इधर दिखा रखा था ये यहाँ से रोटेट करता हुआ, ये लाइन जो इधर इस डायरेक्शन में थी आपको यहाँ पर इस डायरेक्शन में दिखाई दे रही है, क्योंकि रिंग जब रोटेट करेगी तो इस प्रकार से ये आ जाएगा। ब्रूश दोनों एज इट इज है, राइट। आधे रोटेशन के बाद में क्या हुआ, सी डी फ्रंट में आ गया। अब क्या होगा, जब सी डी अंदर की तरफ जाएगा फिर से हम क्या करेंगे, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगाएंगे सेम डायरेक्शन में। मोशन ऑफ द कंडक्टर किधर हो गया, अंदर की तरफ, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ करंट। सो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट इन दिस ब्रांच डी सी, क्या होगा, डी से सी, सी से सीधा कहाँ आ जाएगा, देखो सीधा आएगा हमारे पास में रिंग R2 में, रिंग से किस में आएगा, ब्रूस B2 में, और ब्रूस B2 से किस में आएगा, B1 से, ब्रूस B1 में, B1 से रिंग R1 में, और रिंग से वापस किस में चला गया, आर्मेचर में, राइट। सो इस एक्सटर्नल सर्किट की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ देखो, ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ रोटेशन डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम B1 टू B2। आधे रोटेशन के बाद में देखो यहाँ से करंट कहाँ आ रहा है, सीधा B2 में, B2 से B1। फिर आधे रोटेशन के बाद में क्या होगा, फिर से ए बी फ्रंट में आएगा, ए बी फ्रंट में आएगा, सेम ये डायग्राम बनेगा। अगेन डायरेक्शन ऑफ करंट इज B1 टू B2, फिर अगले हाफ रोटेशन में B2 B1। इट मीन्स दिस करंट चेंजेज इट्स डायरेक्शन आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन, राइट, एंड magnitude is changing continuously, so we can say that this current is alternating current in nature, राइट। ये इसकी वर्किंग है। इस प्रकार से जैसे जैसे हम कॉइल को रोटेट करवाएंगे क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होती रहेगी। जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी क्या होगा, इस कॉइल के एंड्स पे क्या आएगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ, एंड देयर विल बी इंड्यूस्ड करंट, एंड दैट करंट इज अल्टरनेटिंग करंट इन नेचर, वी हैव प्रूव्ड। नाउ वी हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट। मान लेते हैं हम भाई यहाँ पर एन क्या टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, यहाँ पर हमने जो कॉपर वायर को जो जितनी बार टर्न्स दिए थे, लपेटा था, उसको क्या नाम दे दिया, एन। ए क्या मान लेते हैं, एरिया ऑफ ईच टर्न, प्रत्येक टर्न का जो एरिया है वो ए मान लेते हैं। देन व्हाट विल बी टोटल फ्लक्स, वी नो दैट मैग्नेटिक फ्लक्स इज बी डॉट ए या बी ए कोस थीटा, हमने ऐसा पढ़ा हुआ है। इफ एन इज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स देन टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी एन बी ए कोस ओमेगा टी। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ पर थीटा क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम, सो दिस इज मैग्नेटिक फ्लक्स। नाउ अकॉर्डिंग टू Faraday's second law, induced EMF is given by E is equal to minus d phi by dt, और we can say that it is equal to minus d by dt, और phi की जगह क्या पुट करोगे,
एन बी ए कोस ओमेगा टी। इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, ई विल बी इक्वल टू, देखो यहाँ से कांस्टेंट क्या क्या है, माइनस ऑलरेडी है, एन बी ए कांस्टेंट बाहर निकाल लिया। कोस का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन, सो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, कोस का हो गया हमारे पास में साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी से क्या आएगा ओमेगा, उसको हम यहाँ मल्टीप्लाई में ले आते हैं, राइट। सो दिस इज इंड्यूस्ड ईएमएफ। नाउ वी कैन से दैट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ई विल बी व्हेन साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू 1। यदि इसकी वैल्यू 1 हो तो ई की वैल्यू क्या होगी, ई नोट। सो वी कैन राइट ई को मैक्सिमम क्या लिख दिया हमने, ई नोट। किसके बराबर कब होगा, जब साइन ओमेगा टी 1 होगा। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ई नोट, दैट विल बी इक्वल टू एन बी ए ओमेगा। सो ये जो हमारे पास में फैक्टर है, यदि इस पूरे की जगह हम ई नोट पुट कर देते हैं, देन फाइनली हमारे पास में इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए जो एक्सप्रेशन आ जाएगी, दैट विल बी गिवन बाय ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। सो यहाँ से भी क्लियर है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी वो कैसी होगी, दैट विल बी साइनसॉइडल इन नेचर। सो अगेन वी कैन से दैट कि यहाँ से जो करंट होगा वो भी कैसे वेरी करेगा, लाइक साइन वेव, एंड वी नो दैट दिस टाइप ऑफ करंट इज alternating current. And from here we can find alternating current I is equal to E by R, that is equal to E naught by R sin omega t. Or if we say that I will be I naught when sin omega t is 1, so I naught किसके बराबर होगा, E naught by R. Then what will be the form of current, I is equal to I naught sin omega t. This will be the form of current. चलो यहाँ तक तो हमें एग्जाम में करना होता है कि वी हैव टू फाइंड द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। इसके बाद में हम थोड़ा सा इसको और समझते हैं कि मान लो हम इस कॉइल की अलग अलग पोजीशन के लिए इफ़ वी प्लॉट द वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ, देखो क्या होगा। सपोज हम ये मान लेते हैं टाइम t इक्वल टू 0 पे हमारे पास में ये कंडीशन थी कि दिस इज ए बी, दिस इज सी डी। तो टाइम t इक्वल टू 0 पे यदि थीटा की बात करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर आर इन द सेम डायरेक्शन, थीटा इज इक्वल टू 0, राइट। टाइम t इक्वल टू 0 पे थीटा 0 हो गया, देन e इज इक्वल टू e नॉट साइन ओमेगा t, बट थीटा इज 0, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ e इज इक्वल टू 0। अब देखो t/4, ये टाइम t इक्वल टू 0 पे कंडीशन है, t/4 पे इस कॉइल की जो पोजीशन क्या होगी, दिस विल बी द पोजीशन, राइट। नाउ वैल्यू ऑफ थीटा इज 90 डिग्री, एरिया वेक्टर देखो इस डायरेक्शन में क्या होगा, एरिया वेक्टर हो गया, इस डायरेक्शन में क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड, थीटा इज 90 डिग्री, देन साइन 90 इज 1। करंट की ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी, ई नॉट मैक्सिमम वैल्यू, t/4 पे ईएमएफ क्या होगी, मैक्सिमम। सो यदि हम ग्राफ लोड करेंगे दैट विल बी लाइक दिस। उसके बाद में हाफ टाइम में क्या होगा, जो ए बी हमारा फ्रंट में था वो बिल्कुल बैक में चला जाएगा और सी डी यहाँ जाएगा, राइट। हम ये कहते हैं कि जो थीटा की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, अगेन वी कैन से दैट थीटा इज इक्वल टू, अब इस केस में आप 0 मानोगे या 180 मान सकते हो, राइट। थीटा इज चेंजेस बाय 0 और 180, देन अगेन साइन पाई इज 0 और साइन 0 भी क्या होता है 0। सो टाइम t/2 पे ईएमएफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगेन 0। उसके बाद में फिर से रोटेट करवाओगे, फिर 90 से आगे रोटेट करवाएंगे तो एंगल की वैल्यू हम ये कहते हैं कि दैट इज नाउ एंगल इज 90 डिग्री, नेगेटिव में या 270 मान लोगे, देन अगेन ईएमएफ विल बी मैक्सिमम इन नेगेटिव डायरेक्शन। फिर टाइम t इक्वल टू 0 पे 1 कंप्लीट रोटेशन, ईएमएफ फिर से क्या हो जाएगी 0। इन दिस वे अल्टरनेटिंग ईएमएफ वेरीज साइनसॉइडली। तो ये था हमारे पास में कंसेप्ट एसी जनरेटर। थैंक्स एंड कीप ऑन वॉचिंग।